तो आइए सुनते हैं आज गुलाबी दुपट्टे में डूबी एक इसरार भरी लासवाल दास्तान। कुछ दिनों से मैं अपनी 20 साला बेटी के बदले हुए अंदाज देख रही थी और अंदर ही अंदर घबरा रही थी। मेरी बेटी लाइबा, जो 3 भाइयों की अकलौती बहन थी, घर भर ही की लाडली नहीं बल्कि पूरे खानदान की आंख का तारा थी, अपने धदियाल की अकलौती बेटी थी। मेरे शोहर 4 भाई हैं और उनकी एक ही मन्नतों मुरादों की बहन यानी मेरी ननद राफिया है। मेरे एक गैर शादीशुदा देवर को छोड़कर मेरे बाकी देवरों और ननद राफिया की तमाम औलाद बेटों पर मुश्तमिल है। मेरी ननद राफिया अपने अकलौते बेटे के साथ दुबई में रहती है। सारे खानदान की लाडली मेरी बेटी लाइबा, जो चंद दिन पहले तक इधर उधर फुदकती फिरती थी, एक पल भी आराम से बैठना जिसके लिए मुश्किल था, हर वक्त अपने भाइयों के साथ मिलकर कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल खेलती रहती थी। पूरे घर में उसकी आवाजें गूंजती थी। मेरे शोहर कहते थे, लाइबा हमारे घर की रौनक है। चंद दिनों से ये रौनक मान पड़ी हुई थी। हर वक्त मोबाइल कान से लगाए धीमे धीमे लहजे में बातें करती रहती और मुस्कुराती रहती। इधर उधर कोनों खुदरों में छुपती पता नहीं किससे बातें करती रहती थी। मैं शायद सच में अनजान थी या फिर कबूतर की तरह आंखें बंद करके अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। दिन में 1000 बार खुद को तैयार करती कि लाइबा से बात करूं, लेकिन ना तो वो मुझे मौका देती और ना ही मुझ में हिम्मत होती थी। वो अपने आप को सबकी नजरों से दूर रखने की पूरी कोशिश करती थी। मेरे शोहर और मेरे बाकी तीनों बेटे उसकी बदलती कैफियत का गिला करते तो मैं इम्तिहानात की टेंशन का कहकर टालने की कोशिश करती, लेकिन सच बात तो ये थी कि मैं किसी आने वाले तूफान का सोचकर अंदर से खौफजदा थी। उन्हीं परेशान दिनों में अचानक मेरी ननद राफिया दुबई से आ गई। उसकी आमद से जहां घर के माहौल में ताजा हवा का एहसास पैदा हुआ, वहां मुझे भी हौसला मिला कि अब राफिया से कहूंगी कि वो खुद अपनी लाडली से बात करे। राफिया क्योंकि अकेली आई थी, उसका शोहर और बेटा दुबई में ही थे, इसलिए वो सिर्फ 15 दिन रहने आई थी और इन 15 दिनों में वो 2-2 दिन मेरे दोनों देवरों की तरफ गुजार के आई थी। मेरे शोहर की लाडली छोटी बहन इतनी दूर से आई थी, उनकी तो खुशी संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन मेरे तीनों बेटे और छोटा देवर भी हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम बना लेते। इस सब रौनक के दरमियान लाइबा सबसे अलग अलग और खिंची खिंची रही। अब उसकी बेचैनी मुझे और भी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी नशे के आदी को अपना नशा पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा हो और वो सबको अपना दुश्मन समझता है। उसकी इन बेचैनियों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं लाइबा से साफ अल्फाज में बात करूंगी, लेकिन उसकी नौबत ही ना आई। राफिया को 1 हफ्ता हो गया था। एक रात खाने के बाद सबके लिए चाय बना रही थी कि राफिया मेरे पास किचन में आ गई। बातों बातों में बोली, भाभी आप मेरी अचानक आमद पे हैरान तो हुई होंगी ना? कैसी बातें कर रही हो राफिया? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आओ, इसमें हैरानगी वाली क्या बात है? वो मेरा जवाब सुनकर हंसी और बोली, ये सुनकर तो आप जरूर हैरान होंगी ना कि इस विजिट की तैयारी में 1 साल से कर रही थी। क्यों? 1 साल पहले से क्यों तैयारी कर रही थी? क्योंकि इस बार मैं बहुत खास इरादे से आई हूँ। खास इरादे से? भाभी, मैं लाइबा को सच में अपनी बेटी बनाने आई हूँ। मैं जुनैद के लिए लाइबा का हाथ मांगने आई हूँ। आपको तो कोई एतराज नहीं ना भाभी? अरे नहीं, मुझे क्या एतराज होगा राफिया, जुनैद घर का बच्चा है। तुमने अपने भाई से बात की? नहीं, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं, फिर भाई से बात करूंगी। फिर राफिया ने मेरे शोहर से बात की और मेरे शोहर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। जुनैद पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का था, अच्छी जॉब करता था, लेकिन अब लाइबा की मौजूदा हालत में मुझे आने वाले तूफान की दस्तक साफ सुनाई दे रही थी और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। बात मेरे शोहर से होती होती सारे घर में फैल गई। मेरी देवरानियां और उनके बच्चे लाइबा को जुनैद का नाम लेकर छेड़ने लगे। रात को जब मैं किसी काम से लाइबा के कमरे में आई तो वो पहले ही मेरी मुंतजिर बैठी थी। मामा, ये फूफो क्या शोशा छोड़ने आई हैं? बेटा, वो जुनैद की शादी तुमसे करना चाहती हैं, इसमें शोशा छेड़ने वाली क्या बात है? और तुम्हारे पापा ने तो हाँ भी कर दी है। ये मेरी जिंदगी है,
इसे कैसे और किसके साथ गुजारना है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी मामा, और कोई नहीं। मैंने हैरत से अपनी फर्माबरदार और तमीजदार बेटी को एक बदले हुए रूप में देखा और अफसोस से कहा, बेटा वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे ज्यादा जानते हैं। अगर वो ये सब जानते हैं तो उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मैं जुनैद से शादी नहीं करूंगी। पर वो क्यों का जवाब भी मैं आपको जल्द ही दे दूंगी। पहले आप फूफू को जवाब दे दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कमरे से बाहर आ गई। उस रात में एक पल के लिए भी न सोई। सारी रात जाए नमाज पे गुजरी और रो रो कर अपने रब से दुआ की कि वो मेरे घर का तमाशा बनने से बचा ले। मन्नतों मुरादों से जो बेटी मांगी थी वो ये सिला देने जा रही है। मेरे शोहर और बेटों का सर झुकने से बचा ले, मेरी लाडली को बर्बाद होने से बचा ले। इतना तो मैं जान गई थी कि लाइबा किसी और को पसंद करती है, मगर ये ना जान सकी कि आज की मोहब्बत कैसी मोहब्बत है जो चंद दिनों में ही बरसों के रिश्ते बेवकूफ कर देती है। उस रात मैं अपने रब से रो रो कर किसी मोजज़े की दुआ करती रही, क्योंकि वही हर शय पे कादिर है। अगले दिन राफिया और सब घर वालों ने मरी की सैर का प्रोग्राम बना लिया। लाहौर से मरी तकरीबन 6 घंटे की दूरी पे है। राफिया तो मरी की दीवानी थी, अपनी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आनन फानन प्रोग्राम बना और हम सब बड़ी सी कोच में, जो मेरे देवर ने किराए पे ली थी, सवार होकर मरी के लिए निकल पड़े। सारे रास्ते लड़कों ने खूब हंगामा किया, लेकिन लाइबा सबसे अलग थलग आखिरी सीट पर मुंह फैलाए बैठी थी। वो तो आना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से इस वादे पे आई कि वापसी पे मैं उसके पापा से बात करूंगी। अब लाइबा को इस तरह देखकर मैं खुद भी माहौल का हिस्सा न बन सकी। इस बात को सबने नोट किया। मैंने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर टाल दिया। मरी में हम पिंडी पॉइंट पे ठहरे। 3 दिन के कयाम का इरादा था। तीनों दिन सबने बहुत एंजॉय किया। भाइयों ने अपनी छोटी बहन को अपने साथ मिलाने की काफी कोशिश की, मगर वो उनके साथ घुल मिल ना पाई। 3 दिन कैसे गुजरे पता ही न चला। वापसी पे भी जगह जगह कुदरती मनाजिर को देखते और तस्वीरें उतारते सफर जारी रहा। उसी दौरान अचानक एक मोड़ पे लाइबा ने अपने चाचू से गाड़ी रोकने को कहा और बोली, मामा मैंने वहां तस्वीर खिंचवानी है। उसने एक दरख्त के नीचे 2 बड़े बड़े पत्थरों की तरफ इशारा करके कहा, तो मेरे शोहर ने कहा, बेटा दरख्त के पीछे बहुत गहरी खाई है। कोई बात नहीं पापा, व्यू तो देखिए कितना प्यारा है। लाइबा सच कह रही थी, व्यू तो बहुत खूबसूरत था, जिसने मेरी बेटी का मूड ठीक कर दिया था। मैंने अपने शोहर से कहा कि कोई बात नहीं, एहतियात से तस्वीर उतार लेते हैं। तब मेरा बड़ा बेटा कैमरा संभाल कर कोच से निकला और बड़े प्यार से अपनी बहन को उन दोनों पत्थरों पर बिठाया, उसकी तस्वीर उतार ली। तस्वीर उतारने के बाद लाइबा जब पत्थरों से उठने लगी तो अचानक बोली, भाई कोई लकड़ी या छड़ी वगैरह है? भाई ने दरख्त की एक खुश्क टहनी तोड़कर उसको दी, जो लाइबा ने दोनों पत्थरों के दरमियान जो बारीक सी दरार थी उसमें डाली और कोई चीज निकालने की कोशिश की। फिर अचानक उस दरार में फंसा हुआ एक गुलाबी फूलों वाला खूबसूरत सा दुपट्टा निकला, जिसका एक सिरा तो पत्थर में अटका था, लेकिन बाकी दुपट्टा खाई की तरफ लटका हुआ था। मामा कितना प्यारा दुपट्टा है। लाइबा ने अपना दुपट्टा उतार कर उस दुपट्टे को लेते हुए खुशी से चहक कर कहा, तो एक पल को मुझे अपनी वही मासूम लापरवाही लाइबा नजर आई। भाई ने भी इस बात को महसूस किया और हंसकर बोला, वाओ लाइबा इज बैक। ये दुपट्टा है या जादू? लाइबा ने मुस्कुराकर दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटा और कोच में सवार हो गई। अभी कोच को चले थोड़ी ही देर हुई थी कि राफिया की आवाज आई, अरे भाभी इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने भी महसूस किया तो वाकई सारी कोच खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू से महक रही थी। भाभी ये खुशबू तो लाइबा से आ रही है। हम सब ने लाइबा की तरफ देखा जो मस्त दुपट्टा लेटे सो रही थी। उसका पूरा वजूद खुशबू से महक रहा था। मेरी ननद राफिया ने लाइबा को सुनते हुए बताया। फिर हंसते खेलते पता नहीं कैसे 15 दिन गुजर गए और राफिया 6 माह बाद आने का वादा करके वापस चली गई। वो चाहती थी कि लाइबा के बीएससी के इम्तिहान हो जाएंगे तब वो धूमधाम से मंगनी करेगी। मैंने भी अपने शोहर से लाइबा के बारे में कोई बात न की थी, क्योंकि लाइबा मरी से आने के बाद बिल्कुल बदल गई थी। फोन से भी लापरवाह हो गई थी। फोन किसी कोने में पड़ा बजता रहता और वो सुनती ही न थी। फिर कुछ दिनों बाद खुद ही फोन बजना बंद हो गया। लाइबा फोन से तो क्या, अपने आप से भी लापरवाह हो गई थी। हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती।
कमरे से निकलती तो खोई खोई सी खलाओं में देखती रहती। अब तो मुझे उसकी हालत ने पहले से ज्यादा परेशान कर दिया था। मुझे उसका हर वक्त वो गुलाबी दुपट्टा लेकर फिरना बहुत परेशान करता था। कुछ दिनों से मुझे लाइबा के कमरे से रात को रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करती रही। एक रात में किचन पानी पीने के लिए गई तो लाइबा के कमरे से बहुत वाज़ेह सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़ती लाइबा के कमरे तक आई। खुशकिस्मती से दरवाजा खुला था, लेकिन लाइबा अपने कमरे में न थी। उस कमरे से मुल्हिक छोटी सी टेरेस से सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई टेरेस तक आई। मेरे सामने लाइबा खड़ी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और चेहरा सामने। बाल खुले बिखरे हुए थे और गले में वही गुलाबी दुपट्टा। लाइबा, मैंने उसे आवाज दी तो लाइबा ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, मगर ये तो मेरी लाइबा नहीं थी। उसके नैन नक्श बदले बदले लगे। मैंने खौफजदा होकर पूछा, कौन हो तुम? मैं मारिया हूं, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ। लाइबा के हलक से किसी और की आवाज निकली और फिर वो रोते रोते जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। मैं भागकर आगे बढ़ी और जमीन पर गिरी लाइबा को उठाने की कोशिश करने लगी। मेरे हलक से निकलने वाली चीखों ने सबको जगा दिया और फिर लाइबा को तेज बुखार हो गया, जो किसी तरह उतरने का नाम ही ना ले रहा था। बेहोशी में भी लाइबा सिसक रही थी। उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। हम सब उसकी हालत देखकर तड़प रहे थे। एक हफ्ते तक हर तरह का इलाज करवाया, मगर ना लाइबा का बुखार उतरा और ना उसे होश आया। मैं तो माँ थी, मेरी हालत का तो अंदाजा कोई क्या करता। लाइबा के पापा और भाइयों की हालत भी बहुत बुरी थी। ना किसी को खाने का होश, ना पीने का। पूरे घर में हर वक्त लाइबा की सिसकियां गूंजती रहती। उसी परेशानी में एक माह गुजर गया। एक दिन हमारा माली, जो 50-55 साल का था, मेरे पास आया और कहने लगा, बाजी, मानसेरा से मेरे चचा आए हैं। सब कहते हैं उनके पास रूहानी इल्म है। अगर आपकी इजाजत हो तो छोटी बीबी को एक बार उन्हें भी दिखा दे। डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहा, जाओ अल्लाह के लिए अपने चचा को ले आओ, शायद वो ही हमारी कोई मदद कर दें। फिर मैंने देखा कि अल्लाह कैसे अपने बंदों को फरिश्ता बनाकर इंसानों की मदद के लिए भेजता है। हमारे माली के चचा बाबा रहीम 80-90 साल के एक बारेश बुजुर्ग थे। उन्होंने लाइबा के कमरे में आकर उसके बेड के इर्द गिर्द कुरान पाक की कुछ सूरतें मुंह में पढ़ते हुए 7 चक्कर लगाए। 7वां चक्कर पूरा हुआ तो उन्होंने लाइबा पे दम किया और हाथ से उस गुलाबी दुपट्टे को छुआ। दुपट्टे को छूने की देर थी, लाइबा ने आंखें खोल दी। लाल सुर्ख आंखें। वो मेरी लाइबा की आंखें न थी। कौन हो तुम? बाबा रहीम ने पूछा। मैं मारिया हूँ। लाइबा की जुबान से फिर एक सिसकी निकली। जिसे मैं अपना वहम समझ रही थी वो सच निकला। कौन मारिया? अब बाबा के साथ हम भी सब जानना चाहते थे कि ये मारिया कौन है और लाइबा से क्या चाहती है। मैं भी लाइबा की तरह 2 भाइयों की अकलौती बहन और अपने अम्मी बाबा की लाडली थी। बीए की तालबा थी। ना कोई फिक्र थी, ना परेशानी। सारे घर वाले मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। और फिर मेरी जिंदगी में साद आया, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड फौजिया के पड़ोस में रहता था। उसने पता नहीं ऐसा क्या जादू किया कि मेरे लिए अम्मी पापा और दोनों भाइयों का प्यार कम पड़ गया। मुझे तो सिर्फ साथ का प्यार चाहिए था और साथ का साथ, और उस साथ को पाने के लिए मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हो गई। उन दिनों घर में मेरी मंगनी की बातें हो रही थी। मैंने अम्मी से साथ का जिक्र किया तो वो मेरी खुशी के लिए मेरे साथ उससे मिलने गई, मगर उसका छोटा सा 2 मरले का किराए का घर और अधूरी तालीम ने अम्मी को इनकार पर मजबूर कर दिया। अम्मी ने कहा, बेटा, मैंने बात करते हुए जांचा है कि वो मुझे लालची लोग लगते हैं, लेकिन मैं मोहब्बत को दौलत में तोलने की कायल न थी। मगर अम्मी बार बार मुझे कहती, वो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करता है बेटी। लेकिन मैं ना मानी। काश मैं मान जाती तो आज यूं बेचैन ना होती। इनकार का सुनकर साथ ने मुझे घर से भागने का मशवरा दिया। उस दिन जब मैं कॉलेज के बहाने घर से भाग रही थी तो पहले मैंने अपनी शादी के लिए बनवाया हुआ सारा जेवर और अम्मी की अलमारी के लॉकर से 10 लाख भी निकाल लिए। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये सब ले गई तो अम्मी को अपनी बात सच साबित करने का मौका मिल जाएगा कि साद मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करता है।
या शायद मैं खुद ही ये जानना चाहती थी कि साद मुझसे प्यार करता है या मेरी दौलत से। घर से भागकर हमने मरी जाने का फैसला किया। साद ने किराए पे एक गाड़ी ली। मरी जाते हुए रास्ते में उसी पत्थर के पास साद ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी क्योंकि वो गर्म हो गई थी। मैं अपनी मोहब्बत और जज्बात में मस्त साद से बातें करती करती उसी पत्थर पर बैठ गई और साद से कहने लगी, साद हम मरी पहुंचकर शादी कर लेंगे और वहां ही एक छोटा सा घर बनाकर रहेंगे और कभी वापस न जाएंगे। छोटा सा क्यों मेरी जान, बड़ा सा बंगला बनाएंगे। बड़े बंगले ना बड़े पैसों से बनते हैं साद, और हम दोनों ही कंगले हैं। कंगले क्यों? तुम अपने घर से अपने जेवर और पैसे तो लाई हो ना। उसकी बात पे मैं उससे भी ज्यादा चौंकी और मेरे कानों में अम्मी के अल्फाज गूंजने लगे कि उसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार है। नहीं साद, मैं अपने साथ कुछ नहीं लाई सवाए अपनी मोहब्बत के। मैं पत्थर से उठी और चलती हुई दरख्त तक आई और नीचे खाई की तरफ देखने लगी। मारिया, मैं तुम्हारी खाली ख्वाली मोहब्बत का अचार डालूंगा क्या? मैंने चौंक कर साद की तरफ देखा। साद, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या मेरी दौलत से? तो वो बेदर्दी से बोला, बेवकूफ लड़की, खाली मोहब्बत के राग से जिंदगी नहीं गुजरती। जिंदगी गुजारने के लिए दौलत की जरूरत होती है जिसे तुम इतनी आसानी से लात मार आई। अब हम वापस जाएंगे, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्या? पर मैं तो सब कश्तियां जला कर आई हूँ साद, वो भी तुम्हारी खातिर। इस परेशानी में अचानक मेरा पांव थोड़ा पीछे की तरफ को फिसला, लेकिन इससे पहले कि मैं गिरती मैंने साद का बाजू पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं संभलती, साद ने, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत ने, जिसकी खातिर मैंने अपने भाइयों और माँ बाप के प्यार को ठुकराया था, बड़ी बेदर्दी से मेरे हाथ की उंगलियां खोल के मुझे बेआसरा छोड़ दिया। खाई में गिरते हुए अगरचे मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैंने साद के होंठों पे मुस्कुराहट देख ली थी। फिर 6 माह बाद वहां से ये लोग गुजरे और मेरा दुपट्टा इस लड़की के हाथ लग गया और दुपट्टे के साथ मेरी बेचैन रूह भी। लाइबा के अंदर मौजूद मारिया की रूह ने रोते हुए हमें ये दास्तान सुनाई। तुम हमसे क्या चाहती हो? बाबा रहीम ने पूछा। इंसाफ और इस अजाब मुसलसल से निजात। मेरा कातिल अभी भी आजाद है, मैं उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ और एक बार, सिर्फ एक बार, अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मारिया की रूह ने कहा तो बाबा रहीम बोले, बेटी बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें धोखा दिया गया, लेकिन तुमने भी तो अपने माँ बाप और भाइयों को धोखा ही दिया था ना, ये उसी की सजा है। माँ बाप से बढ़कर भला कौन मोहब्बत कर सकता है। हम साद को सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मारिया की रूह ने कहा, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? इसे तो अल्लाह ने मेरे लिए वसीला बनाया है कि मेरे घर वाले मेरी गुमनाम मौत से वाकिफ हो सके। तमाम हकीकत जानकर हम सब बहुत दुखी हुए। मेरे शोहर ने मशवरा दिया कि पहले मारिया को जो लाइबा के अंदर है उसके वालिदैन के घर ले जाया जाए, फिर उसके वालिदैन की तरफ से साद के खिलाफ उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। बाकी मामला उनके डीएसपी दोस्त संभाल लेंगे। जिस दिन हम लाइबा के अंदर मौजूद मारिया को उसके घर ले जा रहे थे, वो तमाम रास्ते बहुत बेचैन थी। जैसे ही हम डिफेंस हाउसिंग स्कीम में दाखिल हुए, उसकी बेचैनी हद से बढ़ गई और सिसकियों ने हल्की हल्की चीखों की जगह ले ली। और फिर जब हम उसकी निशानदेही पे उसके बंगले में दाखिल हुए तो उन हल्की हल्की चीखों ने बैन की शक्ल इख्तियार कर ली। चीखों की आवाज सुनकर घर से एक खातून निकली, जिन्हें देखकर लाइबा यानी मारिया दोनों बाजू खोलकर उनकी तरफ दौड़ी और चीखती हुई उनके सीने से लग गई। अम्मी, आप सच कहती थी। साद को मेरी दौलत से प्यार था, उसे मुझसे प्यार नहीं था। अम्मी, आप सच कहती थी। जारो कतार रोते हुए मारिया ने माँ के सीने से लगकर कहा और मारिया की माँ जो पहले हैरान थी, उसने मारिया की आवाज सुनकर और उसके सीने से लगने के बाद उन्होंने लाइबा के गले में मौजूद गुलाबी शिफॉन के दुपट्टे को अपने हाथ से छुआ और बोली, मारिया बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? मेरी मारिया, तू क्यों चली गई थी? ना तारुफ की जरूरत पेश आई और ना कुछ बताने की। एक दिल से आह निकली और दूसरे दिल तक पहुंच गई। दूसरा दिल भी माँ का दिल था, जिसे कुछ बताने की जरूरत पेश ना आई। वो जान गई कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। लाइबा उस औरत के गले लगी रही और मारिया अपनी माँ को रो रो कर अपनी बेबसी की दास्तान सुनाती रही। उस बेबस औरत की हालत देखी ना जाती थी।
मारिया के दोनों भाई और बाबा भी वहां आ गए और उनको भी तमाम हालात का इल्म हो गया। बाप और भाइयों को रो रो कर मारिया यकीन दिलाती रही कि उसने उनकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दी थी। वो जैसे उस घर से गई थी वैसे ही इस दुनिया से चली गई। यूं लग रहा था जैसे उन सब के साथ सारी कायनात भी रो रही हो। फिर अचानक लाइबा बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उससे पहले ही मारिया ने अपनी दास्तान अलम पूरी अपने माँ बाप और भाइयों को सुना दी थी। मारिया के बाबा ने साद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जो बेफिक्र आजाद घूम रहा था। वो नहीं जानता था कि एक मामूली दुपट्टे ने उसके खिलाफ गवाही दी, लेकिन दुपट्टा मामूली कैसे हो सकता है? वो तो बहुत खास होता है। जो औरत की इज्जत की अलामत हो वो मामूली हो ही कैसे सकता है? साद की गिरफ्तारी और इकबाल जुर्म के बाद चाय वकुआ से मासूम मारिया की मस्क शुदा लाश मिली, जो खाई से नीचे एक दरख्त की टहनी में अटकी हुई थी और परिंदों ने उसको नोचा हुआ था। मारिया की बेबस माँ ने खुद अपने हाथों से रही सही लाश को गसल दिया और उसके बाबा और भाइयों ने उसके जनाजे को कंधा दिया और उसे मन्नो मट्टी तले दफन कर दिया। अगरचे उनका गम तो कभी खत्म होने वाला ना था, मगर उनका लाहासिल इंतजार जरूर खत्म हो गया था। और फिर मेरी लाइबा भी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके इम्तिहान भी आकर गुजर गए जैसे वो एक बड़ा इम्तिहान आकर गुजर गया था। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी मासूम सी गुड़िया दुल्हन बनी। उस पे मेरी नजर ही ना ठहर रही थी। मेरी ननद राफिया ने बड़ी चालाकी की और मंगनी के बजाय निकाह करवाया। हैरत की बात यह थी कि उस सारे अरसे में लाइबा ने जरा सा भी एतराज न किया, बल्कि वो मेरे साथ खुशी खुशी निकाह की तैयारियां करती रही। निकाह वाली रात जब सब मेहमान सोने चले गए और लाइबा अपने कपड़े बदलने अपने कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, लाइबा बेटी एक बात पूछूं? मेरी सजी संवरी मोहनी सी बेटी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, मैं जानती हूँ मामा आप क्या पूछना चाहती हैं। आप जानती हैं ना मामा उस दिन वो दुपट्टा मुझे क्यों मिला? हर रोज वहां से हजारों लोग गुजरते होंगे ना, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि उन दिनों मैं भी मारिया के नक्शे कदम पर चल रही थी। शायद वो आपकी दुआओं का असर था या फिर कोई मौजज़ा कि मारिया का वो दुपट्टा मुझे मिला। मेरी वजह से उसको निजात मिली, ये सब जानते हैं, लेकिन असल में उसकी वजह से मुझे क्या मिला ये कोई नहीं जानता। मगर मैं जान गई थी कि असल मोहब्बत क्या होती है। मैं भी उन दिनों अपनी फ्रेंड जवेरिया के भाई को पसंद करती थी मामा, जो अभी पढ़ रहा है और जिसके कंधों पर 5 बहनों की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं आप सबको शादी के लिए मजबूर करूं, यानी वो मेरे जरिए से अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना चाहता था। मोहब्बत को तरक्की की सीढ़ी समझने वाले जरूरतमंद होते हैं और जरूरतमंद को मोहब्बत की ना तो जरूरत होती है और ना कदर। ये बात शायद मैं कभी ना समझती मामा अगर मारिया मेरी जिंदगी में ना आती। उसके गुलाबी दुपट्टे ने मुझे इज्जत की कदर कीमत और अहमियत का एहसास दिलाया और मैंने जान लिया कि अपने माँ बाप की मोहब्बत और इज्जत पांव तले रोंद कर जाने वालियां सारी जिंदगी मोहब्बत और इज्जत को फिर तरसती हैं। लाइबा ने मुस्कुराकर मेरे गले में बाहें डालकर कहा तो मैं अपनी नन्ही सी गुड़िया को इतनी समझदारी की बातें करते देखकर अंदर तक निहाल हो गई और मैंने अपने रब से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत देना कि उसकी जिंदगी में इन दोनों की कभी कमी ना आए। फिर मेरी बेटी रुखसत होकर दुबई चली गई। आज वो माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ है। जुनैद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है और वो भी जुनैद से। और हाँ, वो गुलाबी दुपट्टा लाइबा अपने साथ ले गई थी, जिसने उसे इज्जत और मोहब्बत की अहमियत का एहसास दिलाया था, जमाने भर के सामने रुसवा होने से बचाया था।